अहान रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिली में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं, उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेसमैन फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसके हालात पर घर के नौकर भी कहते हैं, कुछ पैसे चाहिए हो तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने क्यों तो अहान जैसी रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगे क्लब में जाते थे, मगर अहान की लाइफ में तीन चीजें आम थी। पहली, बेइज्जती। दूसरी, बहुत बेइज्जती। और तीसरी, बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वह किसी रईस को जब अपनी बीबी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता तो खुद में कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसे किसी महंगे होटल में अपनी बीबी सनाया को टसन के साथ खाना खिलाऊंगा। देखना, जब वो मेरे सीने से लगकर एक रोमांटिक ड्यू में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी, तो होटल में बैठे सारे रईसजादों के सीने पर सांप लौटेंगे। अहान ने ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में रखे तकियों को सीने से लगाकर कसकर दबा लिया, और नींद की कुम्हारी में जैसे ही उसने पीलो को अपनी बाहों में दबाया कि तुरंत ही उसका मोबाइल बज उठा, जिससे अहान चौंक कर उठ बैठा। आंख मलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। उसे देखते ही अहान के सारे सपने छू मंतर हो गए। शगुन अहान की बीबी समाया की करजन थी, जो हमेशा ही अहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर अहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजा जी, फोन नहीं उठा रहे आप? जवाब में अहान ने कहा, नहीं शगुन, मैं। तभी शगुन उसकी बात काटती हुई बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, वो नेकलेस लेकर आप मेरे घर आ जाइए। और हाँ, तभी अहान बीच में ही बोल पड़ा, शगुन मुझे बैंक जाना है। और मैं। तभी शगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, यह बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे ही टुकड़ों पर है, इसलिए यह बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वे ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से एक पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी अहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो शगुन, एक तो मैं आज तक कभी चोरी नहीं की, और दूसरी बात यह कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो यह काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती। इस पर शगुन की तंजी भरी आवाज आई, प्यारे जीजा जी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप 1 घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुंच जाइए। बाय। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। अहान अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे वह दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। जल्द ही अहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ गया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे हुए थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़ा था, अहान ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सास यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने
अपनी सैंडल के तरफ देखकर कहा, देखो ना यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरी सैंडल का ट्रिप टूट गया। अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? इस पर यामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में वो औरत बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरी बहुत महंगी सैंडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी मैं टूटी सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूं, घर तो जाना ही है। जवाब में यामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा। आहान उस तरफ से निकल ही रहा था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने आहान को पुकारा, अरे सुनो आहान, इनकी सैंडल सही करवा के लाना जरा। तभी यामिनी जी की सहेलियों ने कहा, यामिनी, ये काम दामाद से? यामिनी उनकी बात बीच में काटती हुई बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है। किसी के पास और कोई काम हो तो बता देना। यामिनी जी के यह बातें सीधा आहान के दिल पर लगी, मगर अब उसे यह सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर यह सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी आहान ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं शगुन के काम से। उसके इतना कहने की यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ। और अब यामिनी जी की सहेली ने आहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना। कहते हुए उसने आहान का हाथ उठाकर सैंडल के उसके हाथों में पकड़ा दी। आहान सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा। ना चाहते हुए भी आहान को यह काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी की बाकी दो सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। आहान सबकी बातें सुन रहा और फिर सामने लगी सनाया की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए सनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू। इतना कहकर आहान बाहर आ गया। वह अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीबी सनाया का मैसेज आया, अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? यह मैसेज पढ़ते ही आहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसके पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब हो गई। आज पहली बार सनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वह खुद को जिंदा रखता था। सनाया का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो सनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मैसेज पढ़ते हुए आहान मुस्कुरा कर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया है सनाया। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी और को याद हो ना हो, मगर आपको जरूर याद होगा, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज गिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। इतना सोचकर आहान ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में आहान को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए आहान ने कहा, ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास, बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे। पर कोई बात नहीं, सनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। और फिर उस पैसे से आहान ने
सनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। जैसे ही आहान वापस मुड़ा तो उसे शगुन के काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर घुमाकर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना डियर आंटीज एंड सासू माँ, आपके चरणों को प्रणाम, मगर सनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सुन ही लेंगे आपसे। इतना कहकर आहान ने वह सैंडल उठाया और पास के झाड़ियों में फेंक दिया। आज वह पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। यह सोचकर आज वह फूला नहीं समा रहा था कि आज वहां उसके अच्छे से स्वागत होगा। वहां पहुंचते ही आहान तेजी से ऑफिस के अंदर बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहे एक आदमी से आहान टकरा गया, जिसे आहान के हाथ में मौजूद बुके नीचे गिर गया। वह व्यक्ति देखने में काफी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम देव मल्होत्रा था और वह सनाया का क्लाइंट था, जो अभी अभी सनाया के केबिन से ही बाहर निकला था। वह आहान पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं इस ऑफिस के अंदर। तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचलकर बाहर निकल गया। आहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा, जो पैरों से कुचाला जा चुका था। उधर सुनाया अपने केबिन के शीशे से अंदर से यह नजारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए सुनाया बस आहान को देखी जा रही थी। देव मल्होत्रा वहां से जा चुका था और तभी आहान की नजर सनाया पे पड़ी, तो वह एक पल के लिए अपनी बेइज्जती भूल गया और सनाया की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। और वो सनाया के केबिन में दाखिल हो गया। सनाया ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दे को गिरा दिया। वो सनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब जाने भी दो ना सनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी सनाया चीखती हुई बोली, दूर रहिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से। आहान को एकदम से झटका लगा और वह खुले मुंह से सनाया की तरफ देखने लगा। तभी सनाया आगे बोली, पति नहीं पापों की सजा है आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मुझे अब कब तक मिलती रहे। आप मेरे काबिल अभी भी नहीं थे और अब भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्म आती है। आज ड्राइवर नहीं था, इसलिए मैंने आपको बुलाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया। आंखों में आंसू लिए सनाया ने आगे कहा, जहां भी जाती हूँ आप हमेशा मेरी बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर सनाया केबिन से बाहर निकल गई। आहान उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ सनाया ने देखकर कहा, और यह सब क्या है? क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पे? इसे डस्टबिन में डालो। सनाया ने एक नौकर से कहा और उस फूल को अपने पैरों से कुचालते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से सनाया का इंतजार कर रहा था। फिर आहान के सामने ही सनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से जा चुकी थी।
आहान ने एक नजर अपनी बाइक की तरफ देखा, वही खटारा बाइक जो अब आहान के जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आहान ने आंखों में आंसू लिए खुद से ही बोला, कोई बात नहीं सनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन आप मुझे जरूर समझेंगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां लाकर दूंगा। आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास आपको होगा। यह कहते हुए वह अपनी बाइक पर बैठा। तभी आहान के सामने एक बड़ी और महंगी लग्जरी काली रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। आहान उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि उसके यहाँ आने की उम्मीद आहान को बिल्कुल नहीं थी। वह आदमी आहान के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, एशिया की सबसे अमीर कंपनी और रायजादा ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस अंपायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप अपना बिजनेस संभाले। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर आहान गुस्से से नजर आने लगा और उसने पूछा, मिस्टर विक्रम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंखों पर गोल्डन चश्मा लगाए और दिखने में बेहद ही अमीर नजर आने वाले उस शख्स ने आहान की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ यंग मास्टर। अब आपसे ज्यादा बहस तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी आपके पापा का बस नौकर ही हूँ। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो काम तो पूरा करना ही होगा। जवाब में आहान झिझकते हुए बोला, सीधा पॉइंट पर आइए, पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं। इस पर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है, तो मैं आपसे यह कहने आया था कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को आकर संभालें। वे आपको एशिया के इस सबसे बड़े बिजनेस अंपायर को सौंपना चाहते हैं। विक्रम की बात सुनकर आहान गुस्से से बोला, और आपने सोच लिया कि मैं उनकी बात मान जाऊंगा? मैं तो उनका नाजायज बेटा हूं ना, फिर वो यह सब मुझे क्यों देना चाहते हैं? और फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया था, तब वो इंसान मीटिंग में बिजी था। उन्हीं की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप यहाँ से चले जाइए मिस्टर विक्रम। आहान के इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप भी जानते हैं कि आपके पिताजी कितने जिद्दी हैं। वे आपको अपने पास ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गिल खानदान उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वे जिसे भी चाहे पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उन बातों को आप भूल जाएं, क्योंकि अब मिस्टर रायजादा आपको वो सब कुछ देने को तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। आहान ने जैसा अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहाँ से चले जाइए विक्रम, और उन्हें बता दीजिए कि मुझे उनके दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी सारी दौलत मिलकर भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, गलती से भी किसी को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ और रायजादा ग्रुप के मालिक आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। इतना कहकर आहान अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकाल कर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज पर विक्रम बोला, आहान ने आपकी बात मानने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे वह किसी भी हालत में चाहिए। इसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े तुम अपनाओ, लेकिन आहान मुझे हर हालत में चाहिए। इतना कहकर फोन काट दिया। कुछ सोचकर विक्रम के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर आहान कुछ ही देर में अपने घर पहुंच चुका था। सामने लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, सनाया की माँ तो अपने घर वापस जा चुकी है,
लेकिन सनाया का पता नहीं कि वह कब आएगी। तभी अचानक ही अहान का मोबाइल बज उठा। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। फिर मुझे वापस अपने घर आना पड़ा। कहाँ थे इतनी देर तक? जवाब में अहान ने थोड़ा लड़खड़ाती जुबान में कहा, माँ जी, वो मैं सनाया को लेने चला गया था, उसका फोन। तभी यामिनी जी कहा, फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इस पर अहान ने कहा, मगर सनाया मेरे साथ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे, यामिनी जी ने पूछा। इस पर अहान ने कहा, हाँ, मगर वह अपने किसी क्लाइंट के साथ। अहान का कहना ही था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाती हुई बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि सनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है। जरूर तुम्हें ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए वह तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे एक अच्छे तो दामाद तुम बन नहीं सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाओ। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो? और मुझे 1 घंटे के अंदर सनाया घर में चाहिए। इतना कहकर यामिनी जी ने फोन काट दिया। अहान ने सनाया का नंबर डायल किया तो वह नहीं लग रहा था। अब सच में उसे सनाया की फिक्र होने लगी। वह लगातार सनाया को फोन लगा रहा था, मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर अहान बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट करके देव मल्होत्रा के नाइट क्लब की तरफ बढ़ पड़ा। अहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को पता नहीं था, मगर अहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार सनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अहान ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। अहान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर सनाया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए अहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल के एक कमरे से उसे सनाया के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अहान एक झटके में दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे के अंदर सनाया नशे में थी और देव मल्होत्रा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अहान को वहां देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसकी गाल पर एक थप्पड़ जोड़ दिया। पकड़े जाने के डर से देव मल्होत्रा के हाथ पैर कांपने लगे थे। इधर सनाया अब बेहोश हो चुकी थी और फिर अहान सनाया को उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं सनाया का पति हूँ। जी तो कर रहा है कि मैं यहीं पर तुम्हें जान से मार दूं, मगर मेरी बीबी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था। अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला सनाया ही करेगी। इतना कहकर अहान ने सनाया को अपनी गोद में उठाया और वहां से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर अहान ने सनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उस पर सुला दिया। सनाया सारी दुनिया से बेखबर इस वक्त नींद के आगोश में थी और इस वक्त उसका मासूम सा चेहरा देखकर अहान और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। अहान ने सनाया का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। कहते हुए अहान सनाया के करीब आ गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। सनाया का चेहरा देखकर
उसका मन हो रहा था कि आज वह इस चेहरे को चूम ले, मगर फिलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। अहान ने एक लंबी सांस ली और सनाया को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद एक पिल्लो उठाकर बगल में पड़े सोफे पर जाकर सो गया। सुबह अहान जल्दी ही उठ गया और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन ही रहा था कि जब सनाया की आंख खुली। सनाया खुद को अहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? अहान सनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने तो उम्मीद की थी कि आज सनाया उसे थैंक्स बोलेगी क्योंकि अहान ने उसे बचाया था, मगर यह तो अहान पर ही बरस रही थी। तभी सनाया ने फिर से कहा, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर अपने बेड पर मुझे सुलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया आपने ऐसा? इस पर अहान ने कहा, सनाया आप रात को नशे में थी और आपको मल्होत्रा से बचाकर यहाँ लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, बस इसलिए। अब सनाया की बीती रात की सारी घटना याद आ गई, जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिलाई थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहता था। जब अहान वहां गया तो यहाँ तक सनाया को सब याद था। उसी के बाद सनाया बेहोश हो गई थी और अब सनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, हाँ मुझे याद है कल मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर आप ये समझते हो कि उसका फायदा उठाकर आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सनाया ने इस बात को इस तरह से कहा था कि अहान को हंसी आ गई। वो नजरें घुमाकर अपने कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी सनाया अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में तो मुझे कुछ याद ही ना रहा कि कुछ जरूरी काम भी करना है। इस मल्होत्रा का अब तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था वह इतना घटिया इंसान है। कहते हुए सनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उसे सनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वह हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, यह कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया? तभी अचानक ही सनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। सनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे फोन लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद ही सख्त हैं और अगर उसने फोन उठा लिया तो कुछ बुरा ही सुनने को मिलेगा। आखिर में फिर सनाया ने फोन उठाकर अपने कानों में लगा लिया। कुछ देर वह यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वह एकदम से सदमे में आ चुकी थी। आखिर क्या हो गया फोन के दूसरी तरफ? क्या अहान और सनाया के बीच मिटेगी दूरियां? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।